जय हिंद। सभी का स्वागत। आज का वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और रिटायर्ड शिक्षकों के लिए भी होगा और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी होगा जो थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं। थोड़ा बहुत से मतलब यदि किसी ने यूजी किया है, पीजी किया है या कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, या फिर पोस्ट डॉक्टरेट कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक प्रकार के इंटर्नशिप कार्यक्रम की और इंटर्नशिप के साथ साथ एक प्रकार के फेलोशिप कार्यक्रम की। जी हाँ, 3 फेलोशिप है, मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक फेलोशिप इसमें है यूजी और पीजी स्टूडेंट्स की, और दूसरी फेलोशिप है रिसर्चर की, और तीसरी है जो रिसर्च कर चुके हैं या वो जॉब में होंगे, रिटायर्ड होंगे, किसी तरह के राजनीतिक पार्टी से जुड़े होंगे, वह सभी इसको देखिएगा और क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है और कौन कौन सी विशेष योग्यताएं यदि आप में हैं तो आप एलिजिबल है या नहीं इस इंटर्नशिप प्लस फेलोशिप कार्यक्रम के लिए। और फिर से मैं बता दूं एक और चीज कि फॉर्म भरने का कोई फीस नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होना है, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा आपका आरएसी के साथ में। आरएसी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, एडवाइजरी कमेटी क्या है, क्या करती है, और खासकर रिसर्चर जो एमफिल पीएचडी है उनको क्या एक्स्ट्रा चीजें फॉर्म के साथ अटैच करके भेजनी है, कब तक भेजनी है, कैसे भेजनी है, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इसकी जानकारी दी जब उन्होंने मेरा पिछले साल का वीडियो देखा। आज वैसे कि 19 मार्च है, मैंने 20 मार्च 2020 को इसी इंटर्नशिप कार्यक्रम को लेकर एक वीडियो बनाया था। उस विद्यार्थी ने उस वीडियो को देखा, उस पर कमेंट किया और मुझसे सवाल पूछा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिनके माध्यम से मुझे ये सूचना मिली। तब मैंने जानकारी थोड़ी खोजने की कोशिश की तो 17 मार्च और 15 मार्च को आया है नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस इंटर्नशिप प्लस स्कॉलरशिप फेलोशिप कार्यक्रम के लिए। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं वीडियो। उम्मीद करता हूं पूरा देखेंगे, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे ना तो आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे, क्योंकि फॉर्म बड़ा पेचीदगी वाला है। इंग्लिश में फॉर्म है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी लगाना है। क्या लगाना है, एकेडमिक के साथ साथ रिसर्च प्रपोजल कैसे लगाना है और किसको लगाना है, कि उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, उसके विषय में भी आपको बताऊंगा। वीडियो जितना भी लंबा होगा आप लोग देख लीजिएगा। आपसे कम बात कर पाऊंगा, ज्यादा मैं स्क्रीन को देखकर बोलूंगा, क्योंकि अगर एक शब्द भी ऊपर नीचे हो गया उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा है जो भारत सरकार की पार्लियामेंट है, उसके 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो राज्यसभा के माध्यम से यह इंटर्नशिप प्लस फेलोशिप कार्यक्रम निकाला गया है। पहली चीज, कॉलेज स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं, याद रखिएगा। और यदि आप डिस्टेंस मोड से पढ़ाई कर रहे हैं, NIOS से पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइवेट से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार की डीम्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 100% अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप प्लस फेलोशिप कार्यक्रम के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज और कोई जो बहुत जरूरी चीज है, फेलोशिप भरने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। किसी प्रकार का NRI स्टूडेंट इसको नहीं भर सकते हैं। ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया ही इसको अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट भी मैं आपको बताऊंगा और क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, भारत सरकार का राज्यसभा के द्वारा ये फेलोशिप इंटर्नशिप कार्यक्रम आपको दिया जा रहा है, और साथ ही साथ आप किसी भी सब्जेक्ट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूं, 1 मिनट लूंगा। जैसे कि अग्नि और मुक्तिबोध का नाम आपने सुना होगा, और बहुत से बड़े बड़े राइटर भी सुने होंगे। अभी अनामिका जी का नाम सुना होगा आपने, हिंदी अकेडमी का उनको कविताओं के क्षेत्र में एकेडमिक पुरस्कार मिला है, लेकिन वो इंग्लिश बैकग्राउंड से है। तो उसी प्रकार इस राज्यसभा फेलोशिप के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस या राज्यसभा IR जैसे सब्जेक्ट से कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है। आप चाहे कॉमर्स फील्ड के हैं या साइंस फील्ड के हैं, टेक्निकल फील्ड्स के हैं, लॉ के फील्ड के हैं, एजुकेशन की फील्ड के हैं, लिटरेचर के फील्ड के हैं, फोक के फील्ड के हैं, सोशल साइंसेस के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, एनर्जी के हैं, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज समझ लीजिए, आप ग्रेजुएट के अंतिम वर्ष में हो
या पीजी के अंतिम वर्ष में हो, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट या पीजी पास कर चुके हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट में बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कहा गया है। राज्यसभा के द्वारा निकाली गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और फेलोशिप तो 5 हैं, इसमें मैं आपको 3 के ही विषय में बताऊंगा। बाकी 2 फेलोशिप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए है, लेजिस्लेटिव के लिए है, उसके लिए बड़ी हाई स्किल चाहिए होगी जो शायद नहीं होगी बहुत से लोगों पे, तो उसको मैं छोड़ देता हूं। लेकिन फिर भी किसी को जानना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन चेयर, डॉक्टर एस राधा कृष्णन चेयर, ये वही स्वामी राधा कृष्णन है जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री भी रहे थे, राष्ट्रपति भी रह चुके, उनके नाम से एक फेलोशिप है, ठीक है। इसमें क्या है सुन लीजिए। और ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रोग्राम उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो पीएचडी कर चुके हैं, जो पीएचडी कर चुके हैं या पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं, डिफिल कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उनके लिए है। कंडीशन ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। आपकी एज 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 65 इयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव या फिर स्टेट असेंबली की जो सेक्रेटरीट है उससे यदि संबंधित व्यक्ति हैं तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए कंडीशन, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हो या रिटायर्ड है तब आप इसको कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर हो या रिटायर हो चुके हो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो स्टेट विधानसभाएं होती हैं वहां से मेंबर हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पीएचडी आपका कंप्लीट हो चुका चाहिए, पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए इस स्कॉलरशिप कार्यक्रम के लिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन चेयर के लिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ड्यूरेशन क्या है इसका, कम से कम 2 साल के लिए ये आपको दी जाएगी। याद रखिएगा मैं अभी कौन सी स्कॉलरशिप के विषय में बता रहा हूं, मिक्स मत कीजिएगा कंटेंट को, ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 साल के लिए ये आपको दी जाएगी और 1 साल तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। ये भी आपने समझ लिया। अब आप समझ लीजिए कि राज्यसभा सेक्रेटरीट और मेंबर ऑफ आरएसी, आरएसी का मतलब रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, इसकी डिटेल में क्या काम होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ही है जो अंतिम रूप से चयन करेगी आपका कि आपको इस इंटर्नशिप कार्यक्रम या इस फेलोशिप कार्यक्रम के लिए योग्य माना जाए या नहीं माना जाए। आरएसी का काम क्या है वह मैं आपको आगे बताऊंगा, वेट कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप आरएसी को नहीं समझेंगे आप इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आरएसी वाले पोर्शन को जरूर सुनिएगा और समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और यदि फिर भी कोई दिक्कत है, पिछले वर्ष की वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, बैकग्राउंड और मेरा चेहरा थोड़ा काला काला दिखेगा लेकिन कंटेंट अच्छा है, उसको देख लीजिएगा। लगभग 30 से अधिक घंटे तक उस वीडियो को देखा गया है, तो थोड़ा तो कंटेंट अच्छा रहा ही होगा, इसलिए लोगों ने देखा है, ठीक है। हाँ, जो ये एस राधाकृष्णन फेलोशिप है इसका अधिकतम समय 2 वर्ष है, एक साल के लिए और इसको बढ़ाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम को भरने के लिए आपका कोई बुक पब्लिश होना जरूरी है, कोई बुक पब्लिश होना जरूरी है। और साथ ही साथ यदि आपका कोई रिसर्च पेपर कहीं पब्लिश हुआ है किसी रिसर्च जर्नल में, किसी रिसर्च मैगजीन में, तो उसको भी अटैच करना होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में आपको एक रिसर्च प्रपोजल भी भेजना होगा। रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होगा वह मैं आपको बताऊंगा। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, खासकर यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एमफिल पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। कैसे बनाना है, क्या पॉइंट्स दिए हैं इस संस्थान ने, वह मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान से आगे देखते रहिए, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कार्यक्रम के लिए आपको 20 लाख का अमाउंट दिया जाएगा, 20 लाख का अमाउंट दिया जाएगा 2 साल में। और इस अमाउंट को 4 भाग में आपको दिया जाएगा, 4 भाग में दिया जाएगा। 20% अमाउंट आपको तब दिया जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस कार्यक्रम के लिए।
अगला 30% का अमाउंट आपको तब दिया जाएगा जब आप अपने काम का 50% रिपोर्ट एक ड्राफ्ट के रूप में सबमिट कर देंगे। एडवाइजरी कमेटी उसको जांच लेगी, क्लियर कर देगी, तब आपको 50% अमाउंट और दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जब आप अपना फाइनली काम सारा सबमिट कर देंगे संस्थान के पास में, तब आपको 30% अमाउंट और दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका 20, 30, 30 प्लस हो गया आपका 80%। बचा आपका 20% अमाउंट। 20% अमाउंट आपको तब दिया जाएगा जब दोनों ड्राफ्ट आपके चेक कर लिए जाएंगे, वहां से क्लियरेंस मिल जाएगा, आपका वॉइस वाइवा हो जाएगा। ये सब होने के बाद आपको अंतिम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्कॉलरशिप फेलोशिप में आपको 2,50,000 का 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख का आपको कंटेंजेंसी अमाउंट अलग से दिया जाएगा। और इसको बड़ा ध्यान से खर्च कीजिएगा, क्योंकि आपने कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है, आने जाने में हो, जैसे ट्रैवलिंग बोलते हैं, स्टेशनरी में हो, कुछ परचेज किया है, कहीं गए हैं, वर्कशॉप, सेमिनार, कोई किसी प्रकार का कोई और ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, उन सब का लिखित प्रूफ आपके पास होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, बिल होने चाहिए। उन सबको जब आप सबमिट करेंगे तब आपको ये 2.5 लाख का अमाउंट 2 बार में दिया जाएगा, अलग अलग करके। टोटल 2.5 लाख है, मिलेगा 2 बार में, 1,25,000, 1,25,000, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन RAC करेगी, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। ये रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा, आपका प्रपोजल जाएगा, आपके आर्टिकल जाएंगे, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जाएगा, और आप किस विषय पर क्या काम करेंगे उसके लिए जो भी सवाल जवाब होगा, चाहे एमफिल स्टूडेंट हो, PhD स्टूडेंट हो, या फिर PDF स्टूडेंट हो, सब RAC के हाथ में होगा। RAC के मेंबर कौन कौन होंगे मैं आपको आगे बता दूंगा, और अगर ये नहीं बता पाया समय की वजह से तो पूर्व का वीडियो देख लीजिएगा, 1 साल वाला पुराना। ठीक है। फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से भरना है आपको सभी प्रकार की स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए। फॉर्म का फॉर्मेट क्या है, फॉर्म कहां से मिलेगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे कार्यक्रम पे, जो कि है एमफिल और PhD स्टूडेंट्स के लिए। एमफिल और PhD स्टूडेंट्स के लिए है। अब इसको यहां से देखिएगा आप, राज्यसभा फेलोशिप। पहला बताया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन चेयर, वह PhD पास आउट स्टूडेंट्स के लिए था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के लिए था, सेक्रेटरीट के लिए था, स्टेट की विधानसभाओं के मेंबर्स के लिए था। अब ये वाला कार्यक्रम है एमफिल और PhD स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। राज्यसभा फेलोशिप, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपकी एज इस फेलोशिप को भरने के लिए कम से कम 25 साल, ज्यादा से ज्यादा 65 साल, 25 से लेकर 65 साल के व्यक्ति इसको भर सकते हैं। बॉयज, गर्ल्स एंड थर्ड जेंडर, बॉयज, गर्ल्स और थर्ड जेंडर। तीसरे जेंडर की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा, वह भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई अलग से और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका कम से कम जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, मास्टर्स होना चाहिए, कम से कम मास्टर्स होना चाहिए। और मास्टर्स का यदि अंतिम सेमेस्टर आपका चल रहा है या अंतिम वर्ष चल रहा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप कार्यक्रम के लिए, राज्यसभा फेलोशिप। ठीक है। आप सोशल साइंस की फील्ड के हैं, बेझिझक भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ की फील्ड के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर किसी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। एमफिल PhD में एनरोल है या नहीं है, ये मैटर करता है। एमफिल PhD में एनरोल है तभी आप इसको अप्लाई करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, यदि MA के अंतिम वर्ष में है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कहीं ना कहीं एमफिल और PhD में एडमिशन हो चुका होगा, लेकिन अभी तक उनका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो उस कंडीशन में मैंने बताया कि मास्टर्स के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट भी भर सकते हैं। लेकिन ये मत करिएगा कि आप मास्टर्स तो पास हो चुके हैं लेकिन कहीं आप एमफिल PhD में एनरोल नहीं हैं। आप केवल मास्टर्स पास होने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका एमफिल PhD में एनरोल होना जरूरी है इसको अप्लाई करने के लिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसको मतलब राज्यसभा फेलोशिप के लिए मैं आपको बता रहा हूं अब कंडीशन। टाइम ड्यूरेशन इस फेलोशिप का है, राज्यसभा वाले का 18 महीने का।
18 महीने के लिए ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 6 महीने का अतिरिक्त समय भी आपको दिया जाएगा यदि आप चाहते हैं, लेना चाहते हैं अपने काम के आधार पर। आरएसी से होकर आपको भी गुजरना होगा। ये आरएसी रेलवे वाला नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है और बड़ी भयंकर कमेटी है ये। जब इसके मैं आपको मेंबर्स के विषय में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इस फेलोशिप कार्यक्रम का स्तर कितना हाई है। और डायरेक्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा अध्यक्ष, देश के उपराष्ट्रपति और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने का मौका इस फेलोशिप कार्यक्रम में चयन होने के बाद आपको मिल सकता है। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी रिसर्च प्रपोजल पे। उसके लिए बैठा हूं मैं, आपको फॉर्मेट बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कि रिसर्च प्रपोजल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि इस फेलोशिप के लिए आपको कैसे तैयार करना है और कौन सी बारीकियों का आपको ध्यान रखना है। बस यही एक है कि आपको थोड़ा और सब्र करना होगा, वीडियो को और आगे तक देखना होगा, ठीक है। 6 महीने का एक्सटेंशन आप ले सकते हैं, 1.5 साल की मूल फेलोशिप है। और जब आप एक्सटेंशन लेंगे ना, तो उस एक्सटेंशन के पीरियड में फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह काम आरएसी तय करेगी। आरएसी के समक्ष आपको अपना प्रपोजल देना होगा कि यदि आप अपने काम को तय समय में दर्ज नहीं कर पाए, जमा नहीं कर पाए, तो आपको फेलोशिप मिले या ना मिले, ये आरएसी तय करती है। जैसे कि एकेडमिक में जेआरएफ से एसआरएफ होने के लिए एक प्रपोजल देना पड़ता है, आपका इंटरव्यू होता है, एक उसकी भी एक आरएसी कमेटी होती है, उसको डीएमआरसी बोलते हैं, ठीक है। वह तय करती है कि आपको जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट किया जाए नहीं किया जाए। उसी प्रकार से इस आरएसी का भी काम यह है कि एक्सटेंशन पीरियड में आपको फेलोशिप की राशि दी जाए तो कितनी दी जाए या बिल्कुल ना दी जाए, ये काम होता है, उसको आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अमाउंट सुन लीजिए आप, इस राज्यसभा फेलोशिप का 8 लाख रुपए का अमाउंट है। अब ये 8 लाख आपको महीनों में मिलेगा, साल में मिलेगा, उसके भी 4 किस्त कह लीजिए, 4 भाग में यह अमाउंट आपको दिया जाएगा। इस 8 लाख का 20% अमाउंट आपके सिलेक्शन होने के बाद आपके दिए गए अकाउंट नंबर में भेज दिया जाएगा, 20% अमाउंट। अगला 30% अमाउंट आपको आपके काम का पहला ड्राफ्ट जब आप सबमिट करेंगे, जो कि मैंने एस राधाकृष्णन फेलोशिप के विषय में बताया था, उसी का प्रकार ये भी है कि 30 जब आप पहला काम अपना सबमिट कर देंगे, पहला ड्राफ्ट अपना सबमिट कर देंगे लगभग 8 से 10 महीने के बाद में, तब आपको आपकी राशि का 30% अमाउंट और दे दिया जाएगा। यानी कि 20% सिलेक्शन के वक्त में, 30% आपका पहली रिपोर्ट के वक्त में आपको दे दिया जाएगा और 30% अमाउंट आपको तब दिया जाएगा जब आप अपने फाइनली काम को सबमिट कर देंगे, अपना रिपोर्ट दे देंगे, क्लियरेंस मिल जाएगा आपको, तो आपको 20 प्लस 80% अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। अंतिम 20% अमाउंट आपको तब दिया जाएगा जब आपका वाइवा हो जाएगा, क्लियरेंस मिल जाएगा आपको, सारा काम ठीक है और किसी प्रकार के प्लेगरिज्म में आप नहीं फंसेंगे। पगला निकल रहा था मुंह से, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान आप पगलेट होने वाले हैं। लास्ट में मैंने भी भरा था, मीटिंग बैठा, रिपोर्ट दिया, इंटरव्यू हुआ, बहुत कुछ हुआ, काम भी करा, सबमिट भी किया। पगलेट कर देगा ये फेलोशिप का, लेकिन आपको सिखाएगा बहुत कुछ। पार्लियामेंट चलती कैसे है, उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, सारे एम्प्लॉय काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसके आदेश से करते हैं और किस जद्दोजहद के साथ करते हैं। जब आप उसको आंखों से देखेंगे, उस काम को सीखेंगे और करेंगे, तब आप समझ पाएंगे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम आखिर है क्या और कैसे रूल करता है, कैसे कार्य करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आंखों से देखा है, मेरा अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूं, सिखाएगा बहुत कुछ, अमाउंट भी देगा, सम्मान भी देगा, सिखाएगा बहुत कुछ। और इसका जो सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र मिलेगा आपको, वो डायरेक्ट आपको आपकी थोड़ी सी मेहनत के साथ आपको डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आपको ज्वाइनिंग दिला सकता है। मैं किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा हूं, राजनीति को समझने में, ठीक है। आगे चलते हैं। कंटेंजेंसी अमाउंट भी आपको दिया जाएगा 8 लाख के अलावा, उसकी राशि है 50,000 रुपए की। ये 50,000 का कंटेंजेंसी अमाउंट आपको 2 से 3 बार में दिया जाएगा। आपको अपना सारा रिकॉर्ड दर्ज करना होगा, कितना पैसा कहाँ कहाँ आपने खर्च किया, कितना आपका लगा, वो सब रिकॉर्ड दीजिएगा, वो जांच करेंगे आपके रिकॉर्ड्स के, तब आपको ये अमाउंट दिया जाएगा। आरएसी से होकर आपको भी गुजरना होगा, ठीक है।
मोड ऑफ सिलेक्शन आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाहे वह राधा कृष्णन चेयर हो, फेलोशिप हो, या फिर राज्यसभा फेलोशिप हो, उसका भी ध्यान रखिएगा। आरएससी से गुजरना बहुत मुश्किल है और उसको डील करना और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि और हाँ, हिंदी इंग्लिश का कोई बाउंडेशन नहीं है कि जब आपका इंटरव्यू फेस करेंगे आपको लैंग्वेज चूज करनी है, अपने आप चूज करिएगा हिंदी इंग्लिश में, हाँ, लेकिन जो फॉर्म है सारा वो अंग्रेजी में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिसर्च प्रपोजल है वह भी अंग्रेजी में, इसीलिए राज्यसभा की वेबसाइट पर जाकर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा कि हम अपना रिसर्च प्रपोजल अंग्रेजी में भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, इसके लिए वहाँ से कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अब बचता है आपका, क्या बचता है, हाँ, एक चीज़ और बचती है, एक फेलोशिप और बच गई, वह बचती है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, अंतिम फेलोशिप। उसके बाद में कंडीशंस बताऊंगा। मैंने एसके राधाकृष्णन बताई आपको, ठीक है, राज्यसभा बताई मैंने, अब मैं आपको बता रहा हूँ यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे यूजी में पढ़ रहे हैं और पीजी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप यूजी के फर्स्ट ईयर में हैं या पीजी के फर्स्ट ईयर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूजी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, पीजी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे अप्लाई करिएगा स्टूडेंट को, याद रखिएगा किसी भी सब्जेक्ट से यूजी पीजी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फेलोशिप का नाम सुन लीजिए, सॉरी ये इंटर्नशिप है, ठीक है। एमफिल पीएचडी के लिए फेलोशिप शब्द है, यूजी पीजी के लिए इंटर्नशिप शब्द है, और जो पोस्ट डॉक्टरेट है उनके लिए एस राधाकृष्णन चेयर है, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं राज्यसभा स्टूडेंट इंगेजमेंट इंटर्नशिप। क्या है? राज्यसभा स्टूडेंट इंगेजमेंट, राज्यसभा स्टूडेंट इंगेजमेंट इंटर्नशिप। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, सभी यूजी और पीजी के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे अंतिम वर्ष में हो या पहले वर्ष में हो, ठीक है। अलग अलग सबके फॉर्म मैं आपको बता दूंगा, उसकी हेडिंग बता दूंगा, फॉर्म को ध्यान से देख लीजिएगा, और यदि फॉर्म भरते वक्त दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अबाउट सेक्शन में जाएंगे चैनल के। हाँ, जो यूजी पीजी के बच्चे इसको भरेंगे उनका टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि आपकी अब छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है, वैसे तो लॉकडाउन में छुट्टियां हैं, लेकिन मई के बाद में आपके लगभग एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो आपकी छुट्टियां हो जाएंगी 2-3 महीने की, ठीक है। तो उन छुट्टियों के दिनों में आपको ये कार्यक्रम करना होगा, आपकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी, सीखने को मिलेगा और थोड़ा सा आपको अमाउंट भी दिया जाएगा, ठीक है। 2 महीने का कार्यक्रम है यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए। उस 2 महीने के दौरान आपको लगभग 15 से 20 दिन तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा वहां भी जाने का मौका मिलेगा। देखिए गला सूख गया है, पानी भी नहीं है आसपास, पानी पी लेंगे। 2 महीने का ड्यूरेशन है यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, और इंटर्नशिप कार्यक्रम है तो आपको साथ रहकर काम करना होगा। और जब आप किसी व्यक्ति विशेष संस्था के साथ रहकर काम करते हैं तो सीखते बहुत जल्दी हैं आप, और जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी अपने सब्जेक्ट में अप्लाई कर पाएंगे। और जो बच्चे हिस्ट्री के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, पॉलिटिकल के हैं, आईआर के हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जिसे बोलते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव को समझना चाहते हैं जिसको हम प्रशासन बोलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इंटर्नशिप कार्यक्रम है, ठीक है। इस बात का रखिएगा ध्यान। और हाँ, आपको अमाउंट मिलेगा 10,000 रुपये प्रति माह का, 2 महीने का है, 20,000 का अमाउंट आपके लिए है, एमफिल पीएचडी के लिए 8 लाख का है, पोस्ट डॉक्टरेट जो है उनके लिए 20 लाख का है, ठीक है। और हाँ, कंटेंजेंसी आपको नहीं मिलेगी और आपका एक पास बन जाएगा राज्यसभा का, आप आ जा सकते हैं, वहाँ की कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ की लाइब्रेरी की सुविधाएं मिलेंगी आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया, 23 मिनट में 23 मिनट मैंने आपको खा लिए। अब चलते हैं फॉर्म के फॉर्मेट पे, उससे पहले आपको मैं रिसर्च प्रपोजल बता दूंगा, सुन लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना, नहीं सुनेंगे तो मेरा तो नुकसान होना नहीं है, क्योंकि भैया 10 पॉइंट है टोटल सिनॉप्सिस की बनाने की। पहले मैं पॉइंट बता देता हूं, लिख लीजिए, अंतिम से शुरू करेंगे, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, टीम बजटिंग, डाटा कलेक्शन, मेथोडोलॉजी, कवरेज, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर जिसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इन सब पॉइंट्स के आधार पर ही आपको अपना रिसर्च प्रपोजल बना के भेजना है। जो मैंने आपको एक लिंक दिया है पीडीएफ का, उसको ध्यान से खोलिएगा। 22 पेज का लिंक है, 6 पेज पर गाइडलाइंस है, नियम एंड कंडीशन, और अगले 6 पेज पर फॉर्म है। 2 फॉर्म है, अलग अलग हैं।
फॉर्म के ऊपर हेडिंग दी हुई है, ध्यान से देख लीजिएगा, एस राधाकृष्णन चेयर / राज्यसभा फेलोशिप। इस वाले फॉर्म को वे स्टूडेंट भरें जो एमफिल पीएचडी में एनरोल हैं या फिर जो पीडीएफ कर रहे हैं या कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है। वह बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे जिसके ऊपर लिखा है एनेक्सर 1। ध्यान से सुन लिया आपने, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर ही एक दूसरा पेज होगा एनेक्सर IA या एनेक्सर 1A, इसको भी भरना है एस राधाकृष्णन और राज्यसभा फेलोशिप के स्टूडेंट को। इसके साथ साथ एक फॉर्म और दिया होगा AB का, AA और AB और एनेक्सर 1, ये तीनों फॉर्म भरने हैं राज्यसभा फेलोशिप वाले स्टूडेंट को और राधाकृष्णन वाले बच्चों को, ठीक है। अब एक फॉर्म इसमें नीचे दिया होगा, इसके अंदर ही अटैच होगा, उसको मैं बता देता हूं। वह भरना है उन सभी स्टूडेंट को जो राज्यसभा स्टूडेंट एंगेजमेंट इंटर्नशिप भरेंगे, यानी कि यूजी पीजी के स्टूडेंट। उसका होगा हेडिंग होगा एनेक्सर 5 यानी कि V लिखा होगा, उस फॉर्म को भरना है। आपका फोटो लगेगा और सभी फॉर्म के साथ आपको जो भी डिक्लेरेशन का पेज है उसको निकाल लीजिएगा अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, अपने हेड ऑफ द रिसर्च गाइड से, अपने यूनिवर्सिटी का जो भी आपके डीन है, चांसलर हैं, इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, उनसे भी उसको अटैच करवाना है। उसके अलग अलग फॉर्म है और जो रिसर्चर हैं उनको अलग से अपना डिक्लेरेशन देना है, उसको भी भर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रिसर्च प्रपोजल को थोड़ा सुन लीजिए और समझ लीजिएगा, और हाँ, यदि आपका कोई आर्टिकल, कोई पेपर कहीं जर्नल कहीं पब्लिश है तो उसकी डिटेल भी फॉर्म का जो अटैचमेंट दिया हुआ है उसमें आपको लगानी है। फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, ठीक है, सेल्फ अटैच कर दीजिएगा। अब चलते हैं किस चीज पे, रिसर्च प्रपोजल पे। प्रोजेक्ट, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करना है कि जिस टॉपिक पर आप काम करना चाहते हैं इस फेलोशिप कार्यक्रम के दौरान। जैसा कि मैंने बताया कि राज्यसभा से है तो आपको वैसा ही कोई विषय चयनित करना होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जो पार्लियामेंट, पॉलिटिक्स और राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई से संबंधित हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर प्रोजेक्ट मत बनाइएगा। आपको काम काज कैसे होता है, कैसे काम करती है, क्या इसके वैल्यूज हैं, लोग क्या समझते हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई के विषय में, पार्लियामेंट के विषय में, पार्लियामेंट के अंदर होता क्या है, इन सभी चीजों को लेकर आप अपना एक टॉपिक बनाइएगा, प्रोजेक्ट तैयार कीजिएगा। पहली चीज, आप क्यों काम करना चाहते हैं इस विषय पर, उसके बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, उसको लिखिएगा। लिटरेचर, रिव्यू लिटरेचर, आप इस विषय पर जो काम करना चाहते हैं उसको लेकर क्या कुछ पहले काम हुआ है या नहीं हुआ है, कोई किताब लिखी गई है, कोई रिसर्च लिखा गया है, कोई रिसर्च पेपर कहीं पब्लिश हुआ है, उसकी जानकारी आपको देनी है इन शॉर्ट में। और ये रिसर्च प्रपोजल में सभी चीज़ें इन शॉर्ट में ही आपको देनी है, नॉट डिटेल करना है, डिस्क्राइब नहीं करना है, विवरण नहीं देना है, व्याख्या नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। और लेकिन जिन भी बातों को पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे उनको दिमाग में उन बातों का पॉजिटिव और नेगेटिव बैठा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, जब आप जाएंगे RAC के समक्ष, आपका इंटरव्यू होगा, आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि आपने रिसर्च प्रपोजल में जो भी ये बातें कही हैं उनका क्या मतलब है, क्या औचित्य है। यदि आपने प्रोजेक्ट दे दिया कि राज्यसभा के अंतर्गत जो कैंटीन है वो बहुत सस्ती है और राज्यों की अपेक्षा, तब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सब्सिडी कितनी मिलती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वहां का बजट के लिए पैसा कहां से आता है, वहां जो खाना बनता है वह किसके लिए बनता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, सबके लिए, या कर्मचारियों के लिए, ऐसे भी सवाल होंगे। यदि आप ऐसा कोई सवाल उसमें लिख देते हैं कि फलाने व्यक्ति ने कोई किताब लिखी थी जिसमें राज्यसभा के अंतर्गत किसी व्यक्ति का चयन कैसे होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, इसको लेकर कोई किताब का जिक्र किया है, तो आपसे उस किताब के विषय में भी पूछा जाएगा। इसीलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर और अपना स्टेटमेंट बहुत ध्यान से फिल करिएगा। कोई बाउंडेशन नहीं है वर्ड्स की कि कितने शब्दों में आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, कोई नहीं है। 500, 1000, 1500 जो भी आपको ठीक लगे कर दीजिएगा, लेकिन कम से कम देंगे तो आपको वहाँ एक्सप्लेन करने में अच्छा रहेगा।
फ्रेमवर्क को जरूर डिफाइन कीजिएगा कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसकी क्या सीमाएं हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, किन किन पैरामीटर से होते हुए, किन किन तरीकों से होते हुए अपने काम को आप करेंगे। देखो आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और अपलोड होने में 1 घंटा खा जाएगा पूरा ये वीडियो, और अभी थोड़ा चीज़ बाकी भी है। आपका हाइपोथेसिस क्या है, आप क्यों काम करना चाहते हैं, आपके काम करने का उद्देश्य तो है, लेकिन काम क्यों करना चाहते हैं, और आप किस तरीके से काम करेंगे ऐसा जो औरों से डिफरेंट हो, अलग हो, कुछ नया हो उसके अंदर। ये आपको अपनी हाइपोथेसिस वाले रिसर्च के जो क्वेश्चन देंगे उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। फिर एक इसमें है कवरेज, आपको कवर करके ये बताना होगा कि कितना रेलेवेंस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और पार्लियामेंट के लिए, आज की पॉलिटिकल परिस्थितियों के लिए आपका ये रिसर्च वर्क, ये काम, और आप किस मेथोडोलॉजी का, किस प्रविधि का प्रयोग करेंगे अपने काम को करने के लिए। क्वांटिटिव लेंगे, क्वालिटिव लेंगे, या फिर किस प्रकार के डिसिप्लिन में रहते हुए आप इस काम को करेंगे, आपको बताना है। और आपने रिसर्च प्रपोजल में आपको अपने डेटा के सोर्सेज के विषय में बताना होगा कि आप जो ये काम करेंगे 6 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में, किन किन संसाधनों का प्रयोग करेंगे, वे संसाधन आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट करेंगे, उन संसाधनों का कलेक्शन करने के बाद उसको किस प्रकार आप एनालाइज करेंगे, उनको आप वर्गीकृत करेंगे, और वर्गीकृत करने के बाद आपके वे डेटा है, कलेक्शन है, सोर्सेज हैं, कितने ज़्यादा प्रमाणिक हैं या नहीं है, इसकी भी छानबीन आपको रिसर्च प्रपोजल में प्रमाणिकता के रूप में देनी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अंत में आपकी होगी बिब्लियोग्राफी, कि आपने ये काम करने के लिए जिन जिन साक्ष्यों का, प्रमाणों का प्रयोग किया, संस्थानों का प्रयोग किया, रिपोर्ट्स का हवाला लिया, किसी व्यक्ति विशेष का साक्षात्कार या इंटरव्यू लिया, किसी और राज्य की पार्लियामेंट का सहारा लिया या नहीं लिया, किसी और राज्य के शिक्षण संस्थान के पुस्तकालय को सहारा लिया या नहीं लिया, किसी और सरकारी रिपोर्ट का सहारा लिया या नहीं लिया, इन सब की एक सूची आपको अपने रिसर्च प्रपोजल के एंड में देनी होगी। कम ज़्यादा हो सकती है काम के आधार पे, लेकिन ये है चीज़ें देनी ज़रूरी है उन सभी बच्चों को जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन फेलोशिप का चेयर कर रहे हैं और जो राज्यसभा फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए ये देना ज़रूरी है। हो गया लगभग 32 से 33 मिनट। क्या मैंने बकवास की, क्या आपने सुनी, मुझे नहीं पता। अब मैं रिपीट तो कर नहीं पाऊंगा। आपकी तरह मुझे भी वीडियो को फॉरवर्ड करके देखना होगा चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन सारी बातें मैंने आपको हिंदी में बताने का प्रयास किया, कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया। वो ज़रूरत थी, क्या करें, जो जिसमें है उसको हर तरीके से, हर चीज़ का हिंदी तो मैं नहीं जान सकता हूँ और हर चीज़ का अंग्रेजी भी नहीं जान सकता हूँ, ठीक है। भरिए इस फेलोशिप, इंटर्नशिप और चेयर कार्यक्रम को। यूजी वाले भी भर सकते हैं, पीजी वाले भी, एमफिल वाले भी, पीएचडी वाले भी, पीएचडी कंप्लीट वाले भी, टीचर्स भी, रिटायर्ड भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव भी, राज्यसभा, लोकसभा सभी के भर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है, कोई एंट्रेंस नहीं होना है, बस इंटरव्यू होना है आपका आरएसी के समक्ष, ठीक है। भर दीजिए फेलोशिप। और हाँ रे यार, भूल गया यार, लास्ट डेट तो बताना भूल गया, 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 है। और एक चीज़ देखो और है, मैं भूल जाता, भुलक्कड़ हूँ यार बड़ा। मैं 2 ईमेल आईडी आपको दूंगा, उन्हीं ईमेल आईडी पर आपको अपना ये कंप्लीट फॉर्म, सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके रिसर्च प्रपोजल उस ईमेल आईडी पर आपको भेज देना है, ठीक है। उस ईमेल आईडी पर आप भेज देंगे और 31 मार्च 2021 से पहले आप भेज देंगे, ठीक है। और 2 ईमेल आईडी दूंगा, अलग अलग है। एक ईमेल आईडी एक फेलोशिप के लिए और दूसरी ईमेल आईडी दूसरी फेलोशिप के लिए। ईमेल आईडी के सामने मैं लिख दूंगा कौन सा फॉर्म किस ईमेल आईडी पर भेजना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और राज्यसभा की जो वेबसाइट है उसको जरूर विजिट कर लीजिएगा, www.rajyasabha.nic.in पर। सारी इंफॉर्मेशन मैंने भी वहीं से पढ़कर आपके समक्ष रखी है। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या हो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उस मित्र का, मेरे सब्सक्राइबर का, जिन्होंने मुझे कल एक सवाल पूछा, ये इन्फॉर्मेशन बताई और इस वीडियो को पूरा देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल का वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत कुछ नया मिलेगा। उसके अंदर मैंने रिसर्च प्रपोजल को डिस्क्राइब करके बताया है। 1 साल पहले का वीडियो है, मैं कैसे बोलता था, कैसा दिखता था, वह भी आपको उसमें दिख जाएगा, ठीक है। अगर मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, किसी और समय, किसी और दिन, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और समझिए पार्लियामेंट होती क्या है, पार्लियामेंटेरियन क्या करते हैं, पार्लियामेंट में कामकाज कैसे होता है। और आपका भी यदि मन है पार्लियामेंट में जाने का
तो यह इंटर्नशिप फेलोशिप कार्यक्रम आपके लिए ओपन मौका है जाने के लिए, विदाउट किसी सोर्सेस के, विदाउट किसी रिसोर्सेस के। अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने काम के आधार पर आपका चयन होना होगा तो 100% होगा, क्योंकि किसी प्रकार की घूस, किसी प्रकार का सोर्स, किसी प्रकार की जुगाड़ और किसी प्रकार का पूर्व का रिलेशन काम नहीं आएगा इस फेलोशिप कार्यक्रम में चयन होने के लिए। याद रख लीजिए, लिख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, सलाम।